धीरज अपने पिता रामकिशोर और माता इंदू के साथ रहता है। धीरज की बहन कोमल की शादी होने वाली होती है और अपनी शादी के लिए कोमल ने एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनवाया होता है, लेकिन ऐन वक्त पर उस लहंगे का ब्लाउज फट जाता है। ये देखकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट में मुझे नीचे जाना है। मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। अब मैं अपने लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज पहनूंगी? तभी वहां पर एक मेहंदी आर्टिस्ट आई होती है, जिसने कोमल की मेहंदी बनाई होती है। उसका नाम रचना होता है। रचना कोमल से कहती है, कोमल दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है। मैं अभी आपका ब्लाउज वापस लौटा देती हूँ। क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगी रचना? रचना कोमल के ब्लाउज की जगह मेहंदी कोन से मेहंदी ब्लाउज की डिजाइन बनाती है। जब वो डिजाइन कोमल आईने में देखती है तब वो एकदम चकित रह जाती है। ओह माय गॉड, ये तो एकदम रियल ब्लाउज लग रहा है। वाह, क्या कमाल का चमत्कार किया है तुमने रचना। थैंक यू सो मच। तुम्हारा तो ये मेहंदी ब्लाउज वाला डिजाइन बहुत ही सुंदर है, मेरे फटे हुए ब्लाउज से भी ज्यादा सुंदर है। यू आर वेलकम दीदी। अब चलिए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ रचना, चलो। कोमल और रचना नीचे मंडप में जाते और थोड़ी ही देर में कोमल और उसके मंगेतर की शादी हो जाती। शादी में आए सभी लोग कोमल की ब्लाउज की खूब तारीफ करते। वाह वाह कोमल बिटिया, ये ब्लाउज तो बहुत ही बढ़िया लागत रही। कहाँ से खरीदा? जरा हमका भी वो दुकानवा का पता बताई दो। सच में कोमल, ये ब्लाउज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कोमल बिटिया, तुम्हारे लहंगे के साथ जो ब्लाउज था वो तो दूसरा था, और ये ब्लाउज तो अलग है बेटा। ये ब्लाउज मैंने खरीदा नहीं है माँ। वो लहंगे वाला ब्लाउज तो फट गया। वो तो शुक्र है इस मेहंदी आर्टिस्ट रचना का, इसने ही ये मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन किया है। का? इसका मतलब ये मेहंदी का ब्लाउज है? वाह वाह, क्या डिजाइन है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेहंदी का ब्लाउज है। ये तो हकीकत में एक ब्लाउज ही लग रहा है। रचना बिटिया, हम भी तुमसे मेहंदी वाला ब्लाउज बनवाने जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हमका भी बनवाना है तोरा से ऐसन सेम टू सेम मेहंदी ब्लाउज। ठीक है काकी जी, आप जब भी बोलो मैं मेहंदी ब्लाउज लगवाने आ जाऊंगी आपके घर। रचना को देख शादी में मौजूद कोमल का छोटा भाई धीरज रचना को पहली नजर में ही देख उसे प्यार कर बैठता है। वो उसका नंबर लेकर बाद में उससे मिलने जाता है और दोनों की बातें और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। वही रचना अपनी मेहंदी ब्लाउज के लिए धीरे धीरे करके मशहूर होने लगती है और उसे बहुत से ऑर्डर मिलने लगते हैं। कांग्रेचुलेशंस रचना, तुम कितनी तरक्की करने लगी हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो सब तुम्हारी दीदी की बदौलत है ना। उस दिन शादी में मैं मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनाती और ना ही इस तरह मशहूर हो जाती। हाँ रचना, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीदी की तो शादी हो गई, लेकिन हमारा क्या? अब बस बहुत हुआ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब हमें शादी करनी चाहिए। हाँ धीरज, मुझे भी अब इंतजार नहीं होता। हम जल्दी शादी करेंगे। धीरज और रचना दोनों के परिवारों के बीच बातचीत होती है और दोनों का रिश्ता पक्का होकर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रचना की सास इंदु को रचना का यूं बाहर काम करना खटकने लगता है। धीरज, तेरी बीवी को समझा कर रख। हमारे घर की बहुएं बाहर का काम नहीं करती। उसे अपने घर गृहस्थी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। सुबह हुई नहीं कि निकल पड़ती है ये महारानी अपनी मेहंदी ब्लाउज के ऑर्डर्स के लिए।
वो भूल रही है कि वो एक गृहिणी है। लेकिन माँ, वो घर के सारे काम निपटा कर ही तो बाहर जाती है। नाश्ता, खाना, सफाई सब कुछ तो करके जाती है वो। तो कोई मेहरबानी नहीं करती है वो? और एक बहू को इन सब कामों के अलावा भी और कई काम होते हैं। तू उसकी वकालत मत कर, वरना मैं तुझे उसके साथ घर के बाहर निकाल दूंगी। ये सब वहां पर आई रचना सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अरे वाह, आज चांद जल्दी कैसे निकल गया। बहुत जल्दी ससुराल का रास्ता दिख गया तुझे आज। हाँ, माफ कीजिए माँ जी। देख रचना बहू, मैं तुझे इज्जत से कह रही हूँ, तू अपना ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम बंद कर दे, वरना मैं ना चाहते हुए भी वो सारे कदम उठाऊंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। बेचारी रचना को अपनी सास के आदेश का पालन करना पड़ता है और वो मेहंदी ब्लाउज का काम बंद कर देती है। और अब सास उससे दिन रात घर के काम करवाती है, जिस कारण रचना बहुत थक जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक से धीरज की नौकरी छूट जाती है, जिस कारण अब घर में पैसों की समस्या आ जाती है। लाभ ढूंढने पर भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। घर में सारा राशन भी खत्म होने आया है। मैं भी क्या कर सकता हूँ माँ, इतनी कोशिशों के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। इंदु के पास अब और कोई चारा नहीं होता। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे रचना बहू, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तेरे पेट पर लात मारी है, तेरे काम को रोकने की सजा मिली है मुझे आज। मेरे बेटे की नौकरी छूट गई, लेकिन आज ये सास अपनी बहू से विनती करती है कि तू जाकर अपना काम कर और अपने परिवार की मदद कर बहू। अब तू ही है जो हम सबको बचा सकती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। धन्यवाद बहू, तू सच में एक बहुत ही अच्छी बीवी और एक बहुत ही अच्छी बहू है। मैंने ही तुझे समझने में देर कर दी, या फिर कभी समझना ही नहीं चाहा। थैंक यू सो मच रचना। रचना मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम फिर से शुरू करती है और ढेरों पैसे कमाने लगती है और अपने ससुराल वालों को भी संभालती है। कुछ महीनों बाद धीरज को एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिलती है और साथ ही रचना अपना एक खुद का बुटीक भी खोलती है, जिसमें वो मेहंदी ब्लाउज डिजाइन्स के ऑर्डर लेती है और वो आगे जाकर खूब नाम और शोहरत कमाती है। रूही की शादी अंकुश से होती है। रूही एक मॉडर्न और बेबाक किस्म की लड़की होती है। अंकुश की माँ को इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे और अब उसके पिता हरीश ने एक मॉडर्न और जवान लड़की से शादी की होती है और उसका नाम बेला होता है। घर में दादी सास मालती भी होती है। अरे ओ मेरी दोनों निकम्मी बहुओं, एक है मेरी बहू और एक है पोता बहू, लेकिन दोनों की भी अकल उनके घुटने में ही है। खैर रूही, इस चुड़ैल बेला के हाथ का सड़ा हुआ खाना खाकर मैं तो तंग आ गई हूँ। अब तू तो मुझे अच्छा खाना बनाकर खिला दे। आप टेंशन मत लो माँ जी, मैं एकदम धमाकेदार और मसालेदार खाना बनाऊंगी, जिसे खाकर तो आप पागल ही हो जाओगी। मेरा मतलब बहुत खुश हो जाओगी। ओ शट आप, भूलो मत, भले ही मैं उम्र में तुम्हारी बराबरी की हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी सास ही, और बहू कभी अपनी सास के आगे नहीं जा सकती। क्यों हैरी? बेला डार्लिंग, अब तुम्हारे हाथ का खाना है ही इतना बोरिंग, तो मैं झूठी तारीफ भी क्या ही करूं। रूही, अब तुम ही हमारी बोरियत दूर कर सकती हो।
फिर रूही और बेला दोनों रसोई में खाना बनाने जाती हैं और उस दिन रूही ने बनाई हुई डिशेस बेला की डिशेस से कई ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। वाह वाह वाह, मेरी पोता बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे सीख कुछ अपनी बहू से बेला का केला। बस बोल बच्चन करने से ही खाना नहीं बनता। घर के सभी लोग रूही के खाने की तारीफ करते हैं और ये देख बेला को बहुत जलन महसूस होती है। रूही की बच्ची, तेरी बैंड तो अब मैं बजाऊंगी, वो भी एकदम अच्छे से। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर बेला अगले दिन रूही की बनाई हुई चाय में ढेर सारी नमक और मीठे रेड कपकेक्स में ढेर सारी मिर्च पाउडर मिलाती है। अब देखना, जब सब लोग रूही के हाथ की बनी हुई ये नमकीन चाय और तीखे कपकेक्स खाएंगे, तब आएगा असली मज़ा, क्योंकि तब जाकर होगा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अरे मेरी प्यारी माँ जी, आपको रसोई में खड़े खड़े दौरे पड़ रहे हैं क्या? या फिर किसी सर्कस वाली चुड़ैल की आत्मा घुस गई है आपके अंदर, जो आप इतना हंसी जा रही हो? तुमसे मतलब मैं हंसू, रोऊं, गाऊं, नाचूं या ठुमका लगाऊं, तुम्हें क्या? फिर बेला वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। तभी फर्श पर गिरे तेल से उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से अपने बम पर गिर जाती है। मर गई रे, टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे बम के तो। माँ जी, हंस ले जितना हंसना है ब्लडी मेरी की चचेरी बहन, क्योंकि आज तो तेरी शामत आने वाली है ब्रेकफास्ट के दौरान। जब रूही सबके लिए नाश्ता लेकर जाती है, तभी नमकीन चाय और तीखे कपकेक्स खाकर सबके मुंह में जलन होने लगती है और सभी लोग ताता थैया करने लगते हैं, सिवाय बेला और रूही के। नहीं, ये इतना तीखा कपकेक क्या तुम्हारी अम्मा ने बनाया था क्या रूही बहू? हाय हाय हाय, हाँ मर गई मैं तो। कोई पानी दे दे रे भगवान। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है सबको? रूही उन तीनों को झट से पानी देती है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। रूही को तीनों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है और ये सब होते देख बेला के कलेजे को बड़ी ठंडक मिलती है। अरे कल मुही करम जली चिमकांडी, सिलबट्टे की शक्ल वाली बंदरिया कही की, आंखों में क्या धूल चली गई है क्या तेरे, जो तूने चीनी की जगह नमक और लाल कलर की जगह लाल मिर्च मिला दी? बेवकूफ नॉनसेंस कही की। सॉरी दादी माँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। रूही रात को बहुत सोचती है और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। सबने वो तीखे कपकेक्स खाकर ताता थैया किया, लेकिन एक मेरी सास यानी वो बेला डायन ही थी जिसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारी काली करतूत उस कलमुही बेला की ही है। रूही अब सारा माजरा समझ जाती है और वो अब बेला पर 24 घंटे नजर रखती है। एक दिन जब रूही सो जाती है, तभी बेला गैस पर कुकर रखकर कहीं बाहर चली जाती है। अब देखना, जब कुकर फटकर धमाका होगा, तब सारा इल्जाम बेचारी मेरी बहू रानी पर ही जाएगा। मुझे क्या, मैं तो बाहर हूँ। लो चली मैं अपने घर पर आग लगा के, लो चली मैं, टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग डिंग। कुछ ही देर में कुकर फट जाता है और तभी सारा इल्जाम रूही पर आ जाता है। ये सब क्या है रूही बहू, तुमने ही ये कुकर गैस पर चढ़ाया था ना? हाँ रूही,
झूठ बोलेगी तो तेरे पिछवाड़े पर कौवा काटेगा। दादी माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये कुकर गैस पर नहीं चढ़ाया है। अब जाने दो, राई का पहाड़ मत बनाओ। जो हुआ सो हुआ, आइंदा से ध्यान रखो बस। ये जरूर उस चांडाल बेला का ही कारनामा है, इसीलिए वो गायब है यहाँ से। अब आए दिन बेला और रूही के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तू में होने लगती है। ये रूही, तुम तो बहुत ही घटिया खाना बनाती हो। अरे जाओ जाओ माँ जी, घटिया खाना तो आप जैसे घटिया लोग बनाते हैं। क्या कहा तूने? हाँ तो सही तो कहा मैंने। आपको खाना बनाना कहाँ आता है? आपको तो बस दूसरों को चाले चलकर फंसाना आता है। तेरी तो ऐसी की तैसी। दोनों सास बहू एक दूसरे को बेलन से मारने लगती है और तभी वहां पर दादी सास मालती आती है। बंद करो ये जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना। और कल मुइयो, अगर तुम दोनों के बीच इतनी ही टेंशन है तो तुम दोनों आपस में एक कुकिंग कंपटीशन कर लो। उसमें जो भी जीतेगा उसे मैं कुछ इनाम में दूंगी। तुम दोनों को 30 मिनट में 3 पकवान बनाने होंगे, वो भी एकदम लज्जतदार और स्वादिष्ट होने चाहिए। इससे पता भी चल जाएगा कि कौन है मास्टर शेफ। बेला और रूही दोनों सास बहू राजी हो जाती है। 30 मिनट तक कंपटीशन ही चलता रहता है। रूही तेजी से सारा खाना बनाती है और बेला भी पूरी मेहनत करती है। लेकिन तभी अचानक से आखिरी मिनट में लाइट चली जाती है और फिर 1 मिनट बाद वापस भी आ जाती है। दोनों सास बहू का खाना रेडी होता है। देखिए माँ जी, मैंने कितने बढ़िया पकवान बनाए हैं। अरे दादी माँ, मेरे भी पकवान देखिए, लग रहे हैं ना एकदम फर्स्ट क्लास। 1 मिनट, जरा चक्के तो देखो। फिर मालती उन दोनों के पकवान को चखती है और वो बेला को विजयी घोषित करती है। बेला बहू, तू ही है इस कंपटीशन की विजेता, और जीतने वाली को जो मैं देने वाली थी वो है जिम्मेदारी। अब जबकि बेला बन गई है मास्टर शेफ नंबर 1, इसीलिए अब तू ही बनाएगी तीनों टाइम का खाना। और पोता बहू रूही, तू एक बार भी रसोई में कदम नहीं रखेगी, समझी? ठीक है दादी माँ। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ तो तूने जब इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तो तुझे ही दूंगी ना रसोई की सारी जिम्मेदारी। नहीं माँ जी, ये मैंने नहीं बनाए हैं। वो लास्ट मिनट पर लाइट गई थी ना, वो लाइट्स डिलीवरी बॉय ने ही बंद की थी ताकि मैं उससे खाना ले सकूं। ये खाना होटल से मंगवाया हुआ है माँ जी। वो सब मुझे पता है। तूने बस इतना ही नहीं किया, साथ ही तूने रूही को भी कितनी मुश्किलों में डाला है। सब पता चल गया है मुझे। अब तुझे अपनी सारी गलतियों की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी, और अब से सारा खाना तू ही बनाएगी। अरे नहीं, मैं तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में धड़ाम से गिर गई।